हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेगा एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945 पे कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशंस के बेस पे केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही तुम्हारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आपको अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पर आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री है, तुम्हारे लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा और लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहता है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945 सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। व्हाट वर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? कॉजेज एंड इफेक्ट बताना है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या था। डिस्कस द इकोनॉमिक डिप्रेशन, 1873 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसको डिस्कस करना है। और फाइनेंशियल कैपिटल में इसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए थे इसके बारे में बात करना है, ठीक है। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के हाफ पार्ट में, ठीक है, मतलब ये पूरा 19th सेंचुरी है, तो ये जो इतना पार्ट है इसकी बात हो रही है, ठीक है। A new phase of industrial development emerged in Europe and America. यूरोप और अमेरिका में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नया फेज़ आया, शुरू हुआ, जिसको हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोलते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वेर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुए थे, किन किन फील्ड्स में हुए थे? स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे फील्ड्स में हुए थे। इसी समय पे इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873 भी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा था और फाइनेंशियल कैपिटल में के डेवलपमेंट में एक्सेलरेशन और ग्लोबल इकोनॉमी भी इसके कारण इम्पैक्ट हो रही थी। दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। क्या क्या? पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही थी और फाइनेंशियल कैपिटल में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल के डेवलपमेंट में भी तेजी आई, ठीक है। दोज इवेंट्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन, ये सारे जो इवेंट्स हुए, कौन से इवेंट्स? ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873, ये सारी चीज़ें जो हुई, इन सब ने मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सिस्टम को बनाने में, ठीक है। मेजर कॉजेज ऑफ द कॉजेज क्या थे सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का? फर्स्ट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। बहुत सारी नई डिस्कवरीज हो रही थी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में 19th सेंचुरी के टाइम पे। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इन सब में इनोवेशन, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे थे।
और इससे इनोवेशन हो रहे थे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही थी। नई मशीनरी का यूज़ करके इंडस्ट्री और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई थी। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन मिली थी। कैसे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्री, इन सब फील्ड्स में डेवलपमेंट के कारण एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन मिल गई थी। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं कैसे साइंटिफिक, पहले हमने पढ़ लिया कैसे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने अफेक्ट किया। अब अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, इन सब ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में को खूब एनकरेज किया। ठीक है, इन सब रीजंस के कारण खूब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। ये रिसोर्सेज जो है वो किन चीज़ों में यूज़ हो रही थी? लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, फिर क्या न्यू इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं बनाने में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में, इन सारी चीज़ों में ये मदद कर रहा था। अब इनसे क्या कहते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था अलग अलग चीज़ों का। इससे क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करोगे तो आपकी इंडस्ट्री भी साथ साथ में इंक्रीज़ होगी ना, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको अपनी इंडस्ट्री बढ़ानी पड़ेगी, तो ये इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में भी हेल्प करेगा। तो क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि क्या कहते हैं कोल, आयरन ओर एंड पेट्रोलियम के कारण जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके कारण प्रोडक्शन भी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके कारण न्यू इंडस्ट्रीज़ भी स्टैब्लिश हो रही थी। इससे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है, अब न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तो होगा ही। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन रेलवे, शिपिंग। अब देखो इन सब को आप ये सब नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब आपको इनसे कुछ बनाना है। ठीक है, अब मान लो नेचुरल रिसोर्सेज ए पे मिला, ठीक है, और आपको बी के जगह बी पे इसकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आपको ए से बी तक तो लेके जाना पड़ेगा ना, और बी लोकेशन है वहीं पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ रिसोर्सेज तो बी तक पहुंचानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए रेलवे, शिपिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेलवे, शिपिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। इससे ट्रेड एंड इंडस्ट्री को खूब बेनिफिट हुआ। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, अब देखो ए एंड बी है, एक सी स्टेट है, अब सी को बी स्टेट में जो भी रिसोर्सेज है वो चाहिए तो बी सी के पास भेज सकता है। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि क्या कहते हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों को फ़ायदा होगा। तो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल बिकम ईजियर, इसके कारण रॉ मटेरियल्स और गुड्स का ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया और मार्केट इस कारण से और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और ज़्यादा इंक्रीज आ गई। अब ग्रोथ इन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट देखते हैं। लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अब लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बैंक्स और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कैपिटल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, मनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण क्या हुआ कि नई इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हुई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खूब फ्यूल मिला, खूब एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, राइजिंग मार्केट डिमांड, पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन, उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा था, अर्बनाइजेशन, इन सब के कारण गुड्स का डिमांड भी बढ़ गया था। तो इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन को स्पीड अप कर दिया ताकि डिमांड्स मीट हो सके। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही एक्सपेंड हुआ। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। अब इफेक्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फर्स्ट है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज, क्या कहते हैं, देयर वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी के कारण प्रोडक्शन में बहुत ही भयंकर, बहुत ही तेज़ी में प्रोडक्शन की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। लार्ज फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो था वो ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो गया था नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी के कारण। इससे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई। एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ साथ लोग जो है वो शहरों की तरफ मूव करने लगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अर्बन पॉपुलेशन भी इसी कारण से रैपिडली ग्रो किया और न्यू इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप हुआ और अर्बन लाइफ और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड देखते हैं। इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड भी एक्सपेंड किया, इकोनॉमिक टाइज बने नेशंस में, जो इकोनॉमिक टाइज थे वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए, ग्लोबल मार्केट निकल गया और ग्लोबल इकोनॉमी और ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई। ये वाला पॉइंट याद रखना, इंटरकनेक्टेड हो गई। यहाँ पे अर्बन लाइफ एक्सपेंड हुआ, क्यों, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप हुआ,
यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई, कैसे हुई तो आप इसको अपने से लिख भी सकते हो कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसे स्ट्रेंथ होगी। न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी आई तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, ज़्यादा अच्छे से डिमांड पूरी हो सकती है। फिर यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप्ड एंड अर्बन लाइफ एक्सपेंडेड, ये क्यों होगा? अब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है तो माइग्रेशन होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो क्या अर्बन पॉपुलेशन तो ग्रू करेगा ही ना। ग्लोबल ट्रेड में अब क्या होता है कि नेशन के बीच में भी ट्रेडिंग होने लगी, तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा नेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, तो ग्लोबल ट्रेड भी इससे बढ़ा। एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनका नंबर बढ़ा, तो वर्किंग क्लास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल फोर्स निकल के आया। वर्कर्स का राइट, लेबर मूवमेंट, ये सारी चीज़ों ने रफ्तार पकड़ी, जिससे सोशल चेंजेस भी, बहुत सारे सोशल चेंजेस भी हुए। ठीक है। राइज ऑफ इम्पीरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन रिक्वायर रॉ मटेरियल एंड न्यू मार्केट। अब जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, उनको ऑब्वियस सी बात है कि रॉ मटेरियल और न्यू मार्केट की रिक्वायर थी। इससे कॉलोनीज़ का कंपटीशन भी इंक्रीज़ हुआ और इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशन इंकरेज हुआ। इससे क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल पॉलिटिक्स इफेक्ट होगा पूरा का पूरा। तो राइज ऑफ इम्पीरियलिज्म भी देखने मिला। द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873 एंड द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल देखते हैं। नेचर ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन का नेचर पहले समझेंगे। अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, एक यूरोप और अमेरिका को याद रखना है, यूरोप और अमेरिका को 1873 के समय पे एक बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस हिट किया। इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड डिक्लाइन होने लगे, इससे बहुत सारी कंपनीज और बैंक्स इफेक्ट हुई, इससे पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हुआ। कंसोलिडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द डिप्रेशन के कारण क्या हुआ कि क्या कहते हैं, स्मॉल कंपनीज़ पे बहुत महंगा पड़ा। लार्ज कंपनीज स्मॉलर यूनिट्स को एक्वायर करने लगी, इससे इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ हुआ और लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का भी मतलब उस टाइम पे खूब ग्रो किया, बढ़ा। ठीक है। अब ग्रोइंग रोल ऑफ बैंक्स, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट्स चाहिए थे, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस टाइम पे इम्पोर्टेंस मिली और इनका इंडस्ट्री के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ट्रेड के ऊपर, इससे फाइनेंशियल कैपिटल को भी इस टाइम पे डेवलपमेंट मिली। ठीक है। कैसे मिली आपको ये लिखना है। ठीक है। कैसे मिलेगी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को? जब उनका डिमांड इंक्रीज़ होगा, किसी भी कोई भी मार्केट, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, उसको ग्रोथ कब मिलती है? जब उसका डिमांड इंक्रीज़ होता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना। तो इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इंडस्ट्रीज़ को बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, तो इस कारण से इस फाइनेंशियल कैपिटल में खूब डेवलपमेंट हुआ। मर्जर ऑफ फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल, क्लोज टाइज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल हाउसेस के बीच में इस्टेब्लिश होने लगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रीज़ में खूब इन्वेस्ट करने लगी, इससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल दोनों इंटीग्रेट हो गए, दोनों मिल गए। ठीक है। इससे मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिप्रेशन के बाद इन्वेस्टर जो थे वो नए सेक्टर्स और कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगे, तो इंटरनेशनल फ्लो जो कैपिटल का था, पैसे का जो इंटरनेशनल फ्लो था वो इंक्रीज़ हो गया। इससे क्या हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन भी एक्सपेंड हुआ और फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स निकल के आया। ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख देना सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या चेंजेस आए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आए वो लिखते हुए कैसे उसने अभी मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्या कहते हैं शेप किया, ये लिख के आप अपना कंक्लूजन ख़त्म कर देना। ठीक है। और कंक्लूजन ज़रूर लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1905 और कॉजेज ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1970। जो भी कॉज और इवेंट्स हुए इन रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1905 और 1917 के, उनको बताना है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते अपना आंसर इंट्रोडक्शन से। पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डिसकंटेंट वॉज रैपिडली माउंटिंग इन रशिया एट द 20th सेंचुरी के स्टार्ट में। पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रशिया में तेज़ी से बढ़ रहा था। जो ऑटोक्रेटिक सारिस्ट रिजीम थी उसने क्या मतलब पेजेंट्स और वर्कर का कंडीशन इतना ख़राब कर दिया था और पॉलिटिकल राइट्स इतना ख़राब कर दिया था कि पब्लिक बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी इस रेजीम से। तो जो रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1905 और 1917 जो था ना, वो इसी डिससेटिस्फेक्शन का आउटकम था। ये जो पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन था उसका आउटकम था ये।
तो ये रिवोल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया। इवन रशिया में भी बहुत कुछ चेंज हुआ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी चेंज हुआ, ठीक है। अब सारी कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किसी कंट्री में कोई भी चेंज पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये आपको लाइन लिख लेना है यहाँ पे। इंसिडेंट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1905 का पहले देखते हैं, समझते हैं क्या था। ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट सारिज्म, सारिज्म के अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन लोगों में निकल के आ रहा था। जो ज़ार निकोलास II थे, उनका जो ऑटोक्रेटिक रूल था रशिया में, ठीक है, ये आप याद रखना, कम से कम निकोलास II याद रख लेना, ठीक है, ज़ार ना याद हो तो। इनका ऑटोक्रेटिक रूल था रशिया में। जो पब्लिक थी वो पॉलिटिकल राइट्स उनके पास नहीं था, ठीक है। पब्लिक के पास क्या कहते हैं, मतलब कि उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था और उनको गवर्नेंस में पॉलिटिकल राइट नहीं था, तो उनको जाहिर सी बात है गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। अब क्या होता था कि ऑटोक्रेटिक रूल था, इसी के पास सारी पावर थी, है ना, सभी, मतलब ऑटोक्रेटिक रूल में क्या होता है कि एक ही पर्सन सारे पावर होल्ड करता है और वही सारे डिसीजंस बनाता है, ठीक है। तो अब पब्लिक के पास पॉलिटिकल राइट नहीं होती और गवर्नेंस में उनका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फार्मर्स और लेबरर्स थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इससे लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था। ब्लडी संडे इंसिडेंट जनवरी 22, 1905 पे बहुत सारे पीसफुल प्रोटेस्टर जो थे वो सार पैलेस की तरफ बढ़े अपने डिमांड को लेके। तो सोल्जर ने क्या किया, ओपन फायर कर दिया प्रोटेस्टर पे। ओपन फायर में बेसिकली क्या होता है ना कि फायरिंग जस्ट अंधाधुंध स्टार्ट हो गई है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन बचा, उससे कोई लेना देना नहीं, अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। प्रोटेस्टर्स पे अंधाधुंध फायरिंग हुई, ठीक है। कब, जब प्रोटेस्टर्स सार पैलेस की तरफ निकल रहे थे अपने डिमांड्स को लेके। कब, जनवरी 22, 1905 पे। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। इसको हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया, लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया और रिवॉल्यूशन और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया। नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड मूवमेंट। ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट जो है वो पूरे ही रशिया में शुरू हो गए। वर्कर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, सब ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिससेटिस्फेक्शन थी वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी बहुत सारे एरियाज़ में। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का पोजीशन वीक हो गया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ दूमा ड्यू टू पब्लिक प्रेशर के कारण ज़ार ने, निकोलास II ने अनाउंस किया कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगे, उसकी अनाउंसमेंट की। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, दूमा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दूमा बोलते हैं, ठीक है। दूमा जो था वो इस्टेब्लिश किया गया। सिटीज़न को कुछ लिमिटेड राइट्स मिली, लेकिन वो निकोलास II था वो अभी भी कज़ार निकोलस II, उसके पास अभी भी मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी थी। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन क्या हुआ, जो 1905 का रिवोल्यूशन था वो क्या कहते हैं, ज़ारिज़म कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन ऑटोक्रेटिक रूल को ज़रूर जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसका वीकनेस को ज़रूर एक्सपोज कर दिया। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के बीच में इंक्रीज़ हो गई, पब्लिक के बीच में इंक्रीज़ हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवोल्यूशन ऑफ 1917 में, ठीक है। मेन रीज़न फॉर द 1917 का रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था वो समझते हैं। ऑटोक्रेटिक टारिस्ट रूल, जो कज़ार रूल था रशिया में वो कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक था। दैट मीन्स वन पर्सन होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, एक ही इंसान के पास सारी पावर है। तो पर्सन जो वहाँ की पब्लिक थी वो पॉलिटिकल राइट और फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पा रही थी, तो गवर्नमेंट जो वो लोगों के प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों में डिससेटिस्फेक्शन मतलब इंक्रीज़ हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। फार्मर्स और लेबरर्स का पैथेटिक कंडीशन हो गया था। फार्मर्स के पास इनफ लैंड नहीं था, वो बहुत गरीबी में रहते थे और वर्कर्स को लो वेजेस पे बहुत मुश्किल काम करना पड़ता था और इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा था। तो इससे रिवोल्यूशनरी आइडिया को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। अब इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर का भी इम्पैक्ट देखने को मिला। रशिया जो है
वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉसेस फेस किया था, बहुत सारे लाख्स ऑफ सोल्जर्स मरे थे और वहाँ पे फूड क्राइसिस कंट्री में चल रहा था। तो वॉर जो था वो लोगों का जो हार्डशिप था, लोगों का स्ट्रगल था, वो और इंक्रीज़ कर दिया। इससे डिससेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा बढ़ गई लोगों में। इकोनॉमिक क्राइसिस, रशिया इकोनॉमी जो थी वो कमज़ोर पड़ गई थी वॉर के कारण, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इनएफिशिएंट हो गया था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन बढ़ गया था और एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं उसकी शॉर्टेज हो गई थी, तो लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस का भी रोल है रिवोल्यूशन में, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिस्ट जो थे उस टाइम पर रशिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे इक्वालिटी और लेबर राइट्स की। इससे क्या हुआ कि रिवोल्यूशन को एक आइडियोलॉजिकल बेसिस भी मिला। अब रिज़ल्ट क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का? कज़ारिज़म का एंड हुआ, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ 1917 का रिज़ल्ट ये आया कि जो कज़ार निकोलस II था उसका जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो ख़त्म हो गया, और जो सेंचुरीज़ ओल्ड टारिस्ट सिस्टम चल रहा था वो क्या कहते हैं ख़त्म हो गया, और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम रशिया में शुरू हुआ, ठीक है। पुराना ख़त्म हुआ तो नया कुछ तो शुरू होगा, तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम रशिया में शुरू होना स्टार्ट हो गया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट रूल, रिवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक्स जो थे उसको वो पावर में आया और क्या कहते हैं गवर्नेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश हुई वर्कर्स और फार्मर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। इससे क्या हुआ कि सोशलिस्ट सिस्टम का डेवलपमेंट जन्म हुआ, रशिया में डेवलपमेंट हुआ सोशलिस्ट सिस्टम में। कंट्रोल ओवर लैंड एंड इंडस्ट्रीज़, नई गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट का कंट्रोल लैंड के ऊपर और मेजर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्टैब्लिश करना चाह रही थी, करी थी। पॉलिसीज़ बनाई थी ताकि फार्मर्स और लेबरर्स के इंटरेस्ट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। और इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए थे उस टाइम पे इकोनॉमिक सिस्टम में। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो रशियन रेवोल्यूशन था उसने सोशलिस्ट मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड के अराउंड बहुत इफ़ेक्ट किया। लेबर एंड फार्मर मूवमेंट ने खूब स्ट्रेंथ, बहुत सारी कंट्रीज़ में उनको खूब मोटिवेशन की तरह काम किया ये, और नए आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शुरू हो गए। इमर्जेंस ऑफ न्यू रशिया, रेवोल्यूशन के बाद रशिया जो है उसमें नया पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म आया, और रशिया स्टार्टेड प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन, रशिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल शुरू हो गया। बाद में चल के रशिया वन ऑफ द मेजर पावर पूरे वर्ल्ड का बना, ठीक है। कंक्लूज़न में आप लिख देना कि 1905 में कैसे जो चारिस्ट रेजीम था उसका जो भी वीकनेसेस था वो एक्सपोज हुआ, फिर लोगों में कैसे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगह, फिर 17 ने कैसे ऑटोक्रेटिक रूल, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सब के कारण 17 शुरू हुआ, फिर ख़त्म कैसे हुआ और कैसे नया सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ करके आप कंक्लूज़न लिख सकते हो, ठीक है। What was the stern question in Europe? How did Balkan nationalism lead to the disaster of World War I? Or how did the imperialist ambition of the European power increases the race and competition for Africa? ये आपको डिस्कस करना है। नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड बैलेंस ऑफ पावर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड बैलेंस ऑफ पावर ने 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में यूरोप के पॉलिटिक्स को खूब इन तीनों कॉन्सेप्ट ने अफेक्ट किया, नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड बैलेंस ऑफ पावर ने, ठीक है। द ईस्टर्न क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम द फॉल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। अच्छा हाँ, पहले मैं नेशनलिज्म तो आप समझते हैं क्या होता है। इम्पीरियलिज़म मैं आपको बताती हूँ कि इम्पीरियलिज़म बेसिकली क्या होता है इसमें कि कोई पावरफुल नेशन जो होती है, पावरफुल नेशन अपने पावर और कंट्रोल को एक्सटेंड करती है। कहाँ पे? वीकर नेशन में। किस चीज़ के थ्रू? कॉलोनियलाइजेशन, कॉन्क्वेस्ट और या फिर इकोनॉमिक डोमिनेंस के थ्रू। जैसे कि ब्रिटेन का कंट्रोल इंडिया के ऊपर एक इम्पीरियलिज्म का फॉर्म है, ठीक है।
इन सब का इन्फ्लुएंस यूरोप के पॉलिटिक्स में 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिला. द ईस्टर्न क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम द फॉल ऑफ Ottoman Empire and growing nationalism in Balkan region became the main cause of European conflict. अब देखो, ईस्टर्न क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम द फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर, इसका बेसिकली मतलब है कि क्या कहते हैं, इसका मतलब बेसिकली कि जो ओटोमन एम्पायर है वो ख़त्म हो रहा था. तो सवाल ये हो रहा था कि क्या कहते हैं, अब कौन रूल करेगा, क्या रूल करेगा, किसका कंट्रोल होगा. तो ये और ग्रोइंग नेशनलिज्म, बाल्कन रीजन में जो नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था रीजन के लिए, ये सब जो है यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न बना. ठीक है. अदर हैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण यूरोपियन कंट्रीज़ जो है अपनी जो कॉलोनीज़ है वो अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर रही थी. इस इवेंट्स के कारण इंटरनेशनल टेंशन इंक्रीज़ हुआ और इससे वर्ल्ड वॉर 1 का बेसिकली इसको शुरुआत करेंगे. तो क्या, ये आप मुझे बताना कमेंट में, तो क्या यूरोपियंस का बहुत बड़ा हाथ है वर्ल्ड वॉर 1 में, ये आप मेरे को बताना कमेंट में. ठीक है. तो किन किन रीज़नों से हो रहा था कि ओटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद कौन रूल करेगा, क्या होगा कंट्री में, क्या होगा नेशन में, क्या होगा. फिर उसके बाद बाल्कन रीजन जो था उसमें नेशनलिज्म जो ग्रो हो रहा था. उसके बाद क्या कहते हैं, यूरोप कोलोनियलाइजेशन, कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहा था अफ्रीका में. ठीक है. तो क्या कहते हैं, जो ये सारी चीज़ें जो हैं उन सारी चीज़ों ने बहुत अफेक्ट किया था. ठीक है. इन सारी चीज़ों ने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए स्टेज बेसिकली इस्टेब्लिश किया था. इंटरनेशनल टेंशन इंक्रीज़ हुआ था. ठीक है. अब क्या कहते हैं, तो यही बेसिकली आपको इंट्रो में लिख देना है. ईस्टर्न क्वेश्चन एंड द राइज ऑफ बाल्कन नेशनलिज्म देखते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है. ईस्टर्न क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है ओटोमन एम्पायर के डिक्लाइन से और प्रॉब्लम से कि अब इसकी जो ओटोमन एम्पायर के अंदर जो टेरिटरीज आती थी उसको कंट्रोल कौन करेगा. ये जो सवाल है वही ईस्टर्न क्वेश्चन है. यूरोपियन पावर चाहते थे कि उनका इन्फ्लुएंस वीकनिंग एम्पायर पे उनका इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे. इससे क्या हुआ कि कंपटीशन उनके बीच में बढ़ गई थी आपस में ही. तो यूरोपियन पॉलिटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया. अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन द बाल्कन रीजन देखते हैं. बाल्कन रीजन में कुछ बाल्कन रीजन में कंट्रीज़ आती हैं कुछ यूरोप की, जैसे सर्बिया, फिर ग्रीस, रोमानिया, ये सारी जो है ना ये सारी कंट्रीज़ आती हैं बेसिकली, उन्हीं को बाल्कन रीजन बोलते हैं. तो बाल्कन रीजन किन किन कंट्रीज से मिलके बना है, सर्बिया प्लस बुल्गारिया प्लस ग्रीस प्लस रोमानिया, इन सारी कंट्रीज से मिल के बना है बाल्कन रीजन. बहुत सारी जो बाल्कन रीजन में रेस रह रही थी वो इंडिपेंडेंट नेशन चाहती थी. ठीक है. वो लिबरेशन ओटोमन रूल से डिमांड कर रही थी. तो जो नेशनलिज्म का जो स्पिरिट है ना वो बहुत तेज़ी में उस टाइम के जो वहाँ की जो रेसेस थी उसमें इंक्रीज़ हो रहा था, बढ़ रहा था. ठीक है. तो क्या हुआ कि इससे रीजन में ना इंस्टेबिलिटी आ गई. ठीक है. अब वहाँ के लोगों के अंदर बेसिकली नेशनलिज्म का क्या होता है कि हमारे लोगों को सेम एथनिसिटी, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, इन सारे लोगों को एक साथ अब करके एक इंडिपेंडेंट नेशन दे दो, हमें किसी के अंदर में नहीं रहना है. उसी को नेशनलिज्म कहते हैं. ठीक है. अब ये जो थॉट थी वो वहाँ के जो बहुत सारे रेसेस थे उनमें ये थॉट बढ़ रही थी. तो इसके कारण क्या हो रहा था कि इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसके साथ साथ बढ़ रही थी. ठीक है. तो इसका भी इफेक्ट था. इंटरवेंशन बाय ग्रेट पावर, रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जो अदर यूरोपियन पावर थी उसने बाल्कन के अफेयर में, बाल्कन के मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया. सभी पावर की कोशिश क्या थी कि अपना एरिया और अपना जो एरिया है और अपना जो पावर है उसको एक्सपेंड करना, उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना. इससे क्या हुआ कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट भी डेवलप हो गया लोगों के बीच में. अब इम्पैक्ट ऑफ द बाल्कन वॉर, बाल्कन नेशन जो वॉर शुरू कर दिया किसके अगेंस्ट, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट.
और अपना टेरिटरीज एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अब कंपटीशन जो थी वो पावर के लिए और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई, और क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल बैलेंस था वो भी कमज़ोर पड़ने लगा। तो इससे क्या हुआ कि फ्यूचर में ऑब्वियस ही बात है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये ग्राउंड वर्क था बेसिकली की तरह ये काम किया। तो यही था भाई, इन सारी चीज़ों ने अफेक्ट करा था, इन सारी चीज़ों का हमने उस टाइम पे राइज देखा था। उस टाइम पे क्या हो रहा था ये आपको देखना है, ठीक है। ओटोमन एम्पायर, कौन से ओटोमन एम्पायर जो है यार, ठीक से लिखो यार, बेसिकली टर्किश मुस्लिम एम्पायर था। और बेसिकली यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट को इन्होंने रूल किया था, ठीक है। साउथ ईस्टर्न, फिर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, इन पार्ट्स को रूल किया था, ठीक है, अराउंड 500 to 600 ईयर्स के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कोलैप्स कर गया था ये, क्योंकि आप देख रहे हो कैसे कोलैप्स किया था। बाल्कन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसके अगेंस्ट, उसके बाद इसके कारण इंस्टेबिलिटी डेवलप हो रही थी, फिर तो उसके मतलब ओटोमन एम्पायर के अंदर जो रीजन्स आते थे उसी में इसके अगेंस्ट लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा था, लोगों को ये एम्पायर चाहिए ही नहीं था। तो इसके कारण वॉर, बहुत सारे रीजन्स ने, बाल्कन रीजन ने वॉर कर दिया, तो इसके कारण बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और पॉलिटिकल बैलेंस कमज़ोर पड़ने लगा। पावर के लिए लड़ाई ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई कि अब ओटोमन ख़त्म होगा तो उसके बाद कौन रूल करेगा। इस पावर के लिए जो लड़ाई थी वो लोगों में क्या कहते हैं, तो इन सब जो ये सारी चीज़ें थी ये फ्यूचर में होने वाले मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक ग्राउंड वर्क, मतलब बहुत ठोस रीजंस की तरह इसने काम किया बेसिकली। अब बाल्कन नेशनलिज्म एंड वर्ल्ड वॉर 1 देखते समझते क्या है। इंटेंसिटी ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, बहुत सारी जो एथनिक ग्रुप थी बाल्कन रीजन में वो अपना खुद का नेशन बनाने में स्ट्रगल कर रही थी। इससे पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन था वो भी एक्सलरेट कर गया था। और क्या कहते हैं रीजन जो बाल्कन रीजन था या फिर स्टेट को, उसको वो कॉन्स्टेंटली इंस्टेबिलिटी में रह रहा था। इससे क्या हुआ था कि मतलब कि कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी में रह रहा था। इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड सर्बिया डिस्प्यूट इन सब में हो गया। सर्बिया जो था वो अपना इन्फ्लुएंस बाल्कन्स में बढ़ाना चाहता था। मैंने ऊपर ही बता दिया बाल्कन्स में 3-4 कंट्रीज़ आती हैं। तो क्या कहते हैं सर्बिया अपना इन्फ्लुएंस बाल्कन्स में बढ़ाना चाहता था। वहीं पे ऑस्ट्रिया और हंगरी भी सर्बिया अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करना चाह रहा था, उसको ऑस्ट्रिया और हंगरी थ्रेट की तरह देख रहा था। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो ख़राब हो गया और ये सेंट्रल इशू बना यूरोपियन पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्दिनांद, ठीक है। 1914 में जो फ्रांज फर्दिनांद थे और ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन के जो हेयर थे, ठीक है, वो उनको असैसिनेट कर लिया गया। इससे क्या हुआ कि जो टेंशन था वो और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने बहुत हार्श मेजर्स लिए सर्बिया के अगेंस्ट। अब इसके कारण ऑब्वियस सी बात है वॉर ट्रिगर हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, सर्बिया ने इनके हेयर को पकड़ लिया, असैसिनेट कर लिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया जो हंगरी थी उसने बहुत मेजर हार्श स्टेप्स लिए हैं सर्बिया के अगेंस्ट। अब ऑब्वियस ही बात है अब उसका रिप्लाई सर्बिया करेगी, सर्बिया का रिप्लाई वो करेगी, तो इससे वॉर तो ट्रिगर होगा ही। रोल ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, यूरोपियन नेशन जो थे वो बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म कर चुके थे, ठीक है। क्या हुआ कि इसके कारण क्या हुआ कि जो उनके अलाइज थे उसको भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कर लिया गया एज अ पार्टनर। इसका क्या हुआ कि लोकल डिस्प्यूट जो था ना वो एक्सेलरेट होकर इंटरनेशनल वॉर में कन्वर्ट हो गया और जितना भी यूरोप था वो कॉन्फ्लिक्ट में ही घिर गया, पूरा का पूरा यूरोप। डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, डिवास्टेशन ऑफ बाल्कन नेशनलिज्म और पावर स्ट्रक्चर जो था उसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 उसने
उसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। इस वॉर के कारण बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई और बहुत सारे देश की इकोनॉमी ख़राब हो गई, बहुत सारे एम्पायर कोलैप्स कर गए और बहुत ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत मेजर चेंजेस हुए। अब द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका एंड इम्पीरियलिस्ट कंपटीशन देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण रॉ मटेरियल की नीड और नई मार्केट की नीड यूरोपियन नेशन में बढ़ रही थी। और क्या कहते हैं, अफ्रीका ऐसा रीजन है जो कि रिसोर्सेज रिच है। तो इसका क्या हुआ कि इससे यूरोपियन पावर था, उनका अटेंशन ऑब्वियस ही बात है इनकी तरफ जाएगी, क्योंकि अफ्रीका के पास वो था जो यूरोप को चाहिए था। तो यूरोप ऑब्वियस ही बात है अफ्रीका की तरफ मूव करेगा। इससे कोलोनियलाइज करेगा यूरोप अफ्रीका को, ताकि वो वहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ कर सके। इससे क्या हुआ कि कोलोनियलिज्म भी बढ़ा धीरे धीरे। एम्बिशन ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन देखते हैं। यूरोपियन नेशन जो थे वो अपना जो कंट्रोल है वो क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हो सके उस पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। कॉलोनीज़ जो थी वो नेशनल प्राइड और पावर के सिंबल की तरह देखी जाती थी। जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ उतना ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अफ्रीका पे जो कंट्रोल था, अफ्रीका की जो रेस पे कंट्रोल था, उसके लिए भी क्या कहते हैं, उसके लिए भी मतलब अफ्रीका पे कंट्रोल के लिए भी यूरोपियन नेशंस में वो चालू हो गया कंपटीशन, मैं करूँगा, क्योंकि अफ्रीका वाज रिच इन रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। तो ऑब्वियस ही बात है ये सब कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए क्या कहते हैं, कॉलोनीज़ जो थी वो सिंबल और नेशनल प्राइड और पावर का रिप्रेजेंटेशन थी कॉलोनीज़। तो इनमें अपने में होड़ चालू हो गई कि कौन कंट्रोल करेगा अफ्रीका को। अब पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। यूरोपियन पावर ने अफ्रीका को बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड कर दिया, और जो लोकल पॉपुलेशन का जो भी विशेस था, जो डिमांड था, उसको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया गया और आर्टिफिशियल बाउंड्री बना दी गई। इसके कारण बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुए। कंपटीशन अमंग पावर। राइवलरी जो थी वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और जो भी अदर नेशंस थी उनका क्या कहते हैं उनमें इंटेंसिफाई हो गई। और जो राइवलरी थी वो था कि कौन अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इसके लिए इनमें इंटेंसिफाई हो गई राइवलरी। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल टेंशन ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा, और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस भी इंक्रीज़ होगा। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका हेटेंड राइवलरीज अमंग यूरोपियन पावर के अंदर, ठीक है। इम्पीरियलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंस्ड। अब इम्पीरियलिस्ट जो कोई पावरफुल होता है वो वीक को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो इम्पीरियलिस्ट हुआ। तो ये सारी इम्पीरियलिस्ट नेशन में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा एक दूसरे में, जिसके कारण इंटरनेशनल रिलेशन इन्फ्लुएंस हुआ और टेंशन भी इंक्रीज़ हुआ, और इट कंट्रीब्यूटेड टू द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। कंक्लूज़न में आप लिख लेना कि जो ईस्टर्न क्वेश्चन और बाल्कन नेशनलिज्म था, कैसे उसके कारण यूरोप में जो भी पावर स्ट्रगल चल रहा था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, वो वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ख़तरनाक इवेंट का कारण बना, ठीक है। और ये सब लिख के आप इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन क्या था, ये सब लिख के आप इस आंसर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 1 पूछूंगी। What country unified in 1871 under Bismarck? What country unified in 1871 under Bismarck? Okay, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिख देना है। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हमें बताना है। ऊपर 2 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके कॉजेज का हिस्टोरिकल एनालिसिस देना है। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द अलायंस सिस्टम और मिलिट्रिज्म को स्पेशल अटेंशन देते हुए हमें बताना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर जो था फर्स्ट वो 1914 टू 1918 तक चला। ये बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है। ऑल्दो जो वॉर था वो यूरोपियन नेशन के बीच से शुरू हुआ था, लेकिन जो उसके अराउंड और भी जो कंट्रीज़ हैं, जो अलायंस कंट्रीज़ हैं, वो भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गई इसमें।
तो ट्रेंड सच एज नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, मिलिट्रियलिज्म और अलायंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी और वॉर बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आया पॉलिटिकल इकोनॉमिक और बहुत ही मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लेके आया, ठीक है। मेजर कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं। राइज ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म, 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो नेशनलिज्म का जो स्पिरिट था वो यूरोप में इंटेंसिफाई हो रहा था। जो अलग अलग नेशन थी वो अपने पावर और प्रेस्टीज को इन्हांस करना चाहती थी। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो बाल्कन रीजन में जो चल रहा था वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, जिससे और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन था वो नेशंस के बीच में और ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, यूरोपियन पावर जो थे वो एशिया और अफ्रीका में अपना कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करने के रेस में लगे हुए थे कि कौन कहाँ क्या कॉलोनीज़ कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर ले, क्योंकि ऊपर मैंने बताया कि ये पावर और प्राइड का एक इंडिकेशन था, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा वो उतना पावरफुल। तो ये जो क्वेस्ट और एक रॉ मटेरियल भी रीज़न है, द क्वेस्ट फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन। रॉ मटेरियल का जो तलाश थी और मार्केट का जो नीड था, इसने कंपटीशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। और पार्टिकुलरली राइवलरी कहाँ थी, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इससे इंटरनेशनल टेंशन भी एक्सेलरेट हुआ। अलायंस सिस्टम देखते हैं। वॉर से पहले यूरोपिया जो था वो बहुत सारे मेजर मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था। एक साइड पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थी, वहीं दूसरी साइड पे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। इन अलायंसेस के कारण जो एक कंट्री में किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट हुई तो बहुत सारी कंट्रीज़ वॉर में अपने आप इन्वॉल्व हो जाती थी, और बाद में भी यही सिचुएशन हुआ। इफेक्ट ऑफ मिलिटरिज्म, यूरोपियन कंट्री जो थी वो अपने मिलिट्री पावर को बहुत एक्सेसिवली इंक्रीज़ कर रही थी। उनके पास जो बहुत बड़ी आर्म फोर्स थी, ठीक है, और वॉर जो था वो एक नेशनल पावर का सिंबल माना जाता था। तो इससे क्या हुआ कि वॉर का जो पॉसिबिलिटी था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। असैसिनेशन ऑफ फ्रांस फर्डिनांड, जून 28, 1914 को क्राउन प्रिंस फ्रांस फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया, जिनको असैसिनेट कर लिया गया, इनको किडनैप कर लिया गया। और इस इंसिडेंट के कारण ये इंसिडेंट वन ऑफ द मेजर कॉज बना और इमीडिएट कॉज बना वॉर का। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो एक्शन लिया सर्बिया के अगेंस्ट, और अलायंस सिस्टम के कारण जो भी इसकी अलाई कंट्रीज़ थी वो भी वॉर ज्वाइन कर ली। स्पेशल रोल ऑफ अलायंस सिस्टम और मिलिटरिज्म, इन दोनों का स्पेशल रोल समझते हैं क्या था। डिवीज़न ऑफ यूरोप इनटू 2 ग्रुप्स। अलायंस सिस्टम जो था उसने यूरोप को 2 पार्ट में, 2 ऑपोजिंग मिलिट्री ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। इससे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो गया था आपस में, और जो स्मॉल डिस्प्यूट, द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कोई भी छोटी डिस्प्यूट भी होती थी वो एक मेजर वॉर के पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती थी, और पॉलिटिकल टेंशन बढ़े ही जा रहा था। तो फीलिंग ऑफ कलेक्टिव कंट्रीज जो थी वो मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म कर ली थी अपने सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पीस इस्टेब्लिश करने की जगह ये अलायंसेस जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट करती थी। तो इन अ कंट्रीज वॉर इट अलाइज ऑल्सो गॉट, किसी भी कंट्री के वॉर में उसका अलाई भी इन्वॉल्व हो ही जाता है, तो इससे वॉर और ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है। आर्म रेसेस, यूरोपियन पावर जो थी वो बहुत सारे मॉडर्न वेपन और वॉरशिप मैन्युफैक्चर कर रही थी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था वो धीरे धीरे से इंक्रीज़ हो रहा था। तो कंट्रीज जो थी वो अपने खुद के पावर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही थी, इससे वॉर की टेंडेंसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, जो मिलिट्री ऑफिसर्स और मिलिट्री प्लान्स होते थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे या मिलिट्री जो होते थे, उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, उनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गया था पॉलिटिक्स में। बेसिकली प्रेपरेशन, वॉर की प्रेपरेशन चल रही थी, और जो पीस का जो पॉसिबिलिटी था उस क्राइसिस के बीच में वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ऑब्वियस ही बात है, अब लोग अपना वेपन और जो भी वॉरशिप है उन सबको मॉडर्न वेपन्स और वॉरशिप लेके आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं। उनका कोई इरादा नहीं है कि पीस भी लाया जा सकता है, पीस इस्टेब्लिश करने का। तो जैसे जैसे इन सारी चीज़ों में बढ़ावा बढ़ रहा था, वैसे वैसे पीस का जो पॉसिबिलिटी था वो बहुत कम होते जा रहा था, और मिलिटरिज्म के कारण कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। लोकल डिस्प्यूट बिकमिंग अ वर्ल्ड वॉर, जो
फ्रांस फर्डिनांड का जो असैसिनेशन हुआ था, उनको किडनैप किया गया था, वो एक रीजनल इंसिडेंट था, लेकिन अलायंस सिस्टम और मिलिट्रिज्म की वजह से ये तुरंत का तुरंत फट वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट बना और वॉर का एक वन ऑफ द मेजर रीज़न बना। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट देखते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे सोल्जर सिविलियंस वॉर में मारे गए, बहुत सारी सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हुई और वॉर ने बहुत ही सीरियसली डैमेज कर दिया यूरोप की इकोनॉमी को। इससे क्या कहते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री डिस्प्रूव टू बी अ डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स। वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रशियन और ऑटोमन एम्पायर, ये सारे एम्पायर्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और उनके जगह पे नए नेशंस निकल के आए और यूरोप का पॉलिटिकल मैप भी बदल गया। रिवॉल्यूशन इन रशिया। वॉर के टाइम पे जो इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस रशिया में और ज़्यादा गहरा हो गया, इससे रशियन रेवोल्यूशन 1917 भी हुआ और बाद में सोशलिस्ट रूल रशिया में इस्टेब्लिश हुआ और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत हाईली इम्पेक्ट किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। जो लीग ऑफ नेशन था वो इस्टेब्लिश हुआ वॉर को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए और इसका गोल बेसिकली क्या था कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व करना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी बाद में हुआ है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाती तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो पाता, रुक जाता। बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो पोस्ट वॉर ट्रीटीज़ थी उसने जर्मनीज़ पे बहुत जर्मनी का कंडीशन बहुत हार्श हो गया। इससे डिसकंटेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया और ये सर्कमस्टांसेस जो था बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज बना। कंक्लूज़न में आप लिख देना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे, किन चीज़ों का रिजल्ट था और कैसे उसने कैसे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स को चेंज किया, वर्ल्ड को चेंज हुआ और मेन रीज़न क्या था, इसका असैसिनेशन कैसे इमीडिएट कॉज बना। ठीक है, ये सब लिख के आप अपना कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना। ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को अच्छे से एनालाइज करके मुझे बताना है, हमें बताना है। और एनालाइज हाउ द पोस्ट वॉर सिस्टम अफेक्टेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो विक्टोरियस कंट्री थी, जो भी कंट्री जीती थी, जो भी कंट्री वॉर में जीती थी, वो अपना पोस्ट वॉर सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहती थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 के थ्रू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस ट्रीटी का था कि जर्मनी को वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना और क्या कहते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में वॉर की है उसको एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। बट जो हार्श टर्म थे ट्रीटी के, वो क्या हुआ कि पोस्ट वॉर सिस्टम को कमज़ोर कर दिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किए और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न भी बने बैकग्राउंड में। मेन फीचर क्या क्या हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के, मेन फीचर्स देखते हैं। ब्लेम जर्मनी फॉर द वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का था कि जर्मनी को क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो और उसको ये पूरा का पूरा ब्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन जर्मन पीपल के मन में आ गया। इससे नेशनल ऑनर भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ। प्रोविज़न ऑफ हेवी कंपनसेशन। इस ट्रीटी के हिसाब से जो हेवी इकोनॉमिक कंपनसेशन जर्मनी पे इम्पोज होगा बेसिकली, और जर्मनी को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा जो भी कंट्री जीती है उसको। इससे जर्मनी की इकोनॉमी कमज़ोर हुई और इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ गया। रिस्ट्रिक्शन ऑन मिलिट्री पावर। जर्मन आर्मी पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, नेवी पे, वेपन्स पे, इन सब पे बहुत ही स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। जर्मनी के पास लिमिटेड मिलिट्री पावर रहेगा, उसको इतना ही परमिशन मिला। इससे क्या हुआ कि उसका स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी कमज़ोर पड़ना और जर्मनी के लिए बहुत इंसल्टिंग था। टेरिटोरियल लॉसेस। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जर्मनी के एरियाज़ थे उसको जर्मनी से अलग कर दिया गया और इसकी जो कॉलोनीज़ थी उसको भी छीन लिया गया। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो था वो उसका कमज़ोर हो गया जर्मनी का, और पूरे नेशन के अंदर एक होता है ना कि बहुत डिससेटिस्फेक्शन फैल गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ। इसका बेसिकली मेन था कि इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश करना। इसका ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व कर देना। बाद में भले ही इसका पावर लिमिटेड साबित हुआ और ये कम्प्लीटली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया। क्रिटिकल इवेल्युएशन देखेंगे। क्रिटिकली इवेल्युएट करते ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को। एन एक्सेसिवली हार्श एंड प्यूनिटिव ट्रीटी।
ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स को हार्श एंड प्यूनिटिव ट्रीटी बोलते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो ट्रीटी था वो जर्मनी को पनिश करने के लिए मेनली बनाया गया था, पीस इस्टेब्लिश करने की जगह। बहुत सारे जर्मनी पे बहुत एक्सट्रीमली हार्श टर्म्स लगाए गए थे। ये एक होता है ना, इस कारण से ही जो ये ट्रीटी था वो लास्टिंग पीस इस्टेब्लिश करने में फेल हो गया और ज़्यादा रिजेंटमेंट बढ़ी गई। सेंस ऑफ रिवेंज इन जर्मनी, अब जर्मनी में भी रिवेंज का भावना इंक्रीज हो गया। द ट्रीटी जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन और इनजस्टिस जर्मन पीपल के अमंग, मतलब जर्मन लोगों के अंदर, मतलब ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड जो भी पोस्ट वॉर के बाद जो कंट्रीज़ जीती हैं वो आपके अगेंस्ट अगर इतना कुछ इम्पोज कर रही हैं आप पे, तो आप ऑब्वियसली ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, इनजस्टिस फील करोगे। तो जर्मन लोगों के अंदर में ह्यूमिलिएशन और इनजस्टिस की जो भावना थी वो बढ़ गई और वो उसको एक इम्पोज सेटलमेंट की तरह देखने लगे। इससे क्या हुआ कि दिस गेव राइज टू मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड अ सेंटिमेंट जो कि बाद में पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया गया। फ्यूलिंग इकोनॉमिक, जर्मन इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में चला गया क्योंकि हैवी रिपरेशन उन पे लगा दिया गया था। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इससे लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई और बाद में फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई जर्मनी में। सेल्फ सर्विंग पॉलिसीज़ ऑफ द विक्टोरियस नेशन, जो ट्रीटी जो थी वो जो भी नेशन जीती थी उनके इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा था और जो डिफीटेड नेशन थी उनका जो कंसर्न था उसको नज़रअंदाज करते हुए। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जो स्पिरिट होता है वो भी कमज़ोर पड़ा और पीस जो था वो अनबैलेंस हो गया बेसिकली। बैकड्रॉप टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के जो हार्श टर्म्स थे और जर्मनी के टुवर्ड जो रिवेंज की जो भावना थी, इन सारी चीज़ों ने क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेजर कॉज बना और जो ट्रीटी है वो बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ पीस को स्टैब्लिश करने में। इम्पैक्ट ऑफ द पोस्ट वॉर ऑर्डर एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चेंज इन द पॉलिटिकल, यूरोप का पॉलिटिकल मैप बदल गया, बहुत सारे एम्पायर कोलैप्स कर गए वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इससे क्या हुआ कि नए नेशन निकल के आए और इससे क्या हुआ कि यूरोप का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और वो उसमें भी बहुत कुछ चेंज हुआ, नए बॉर्डर्स डिफाइन हुए और नेशन फिर एग्जिस्टेंस में आने लगा। राइज ऑफ द लीग ऑफ नेशन, तो लीग ऑफ नेशन थे वो इस्टेब्लिश हुए इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश करने में और कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट प्रमोट करने के लिए, लेकिन बाद में ये इनफेक्टिव साबित हुआ क्योंकि इसके लिमिटेशंस के कारण और इसका क्या कहते हैं और बहुत लिमिटेड एफर्ट्स था इसका नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट क्या ने और मतलब आग पकड़ ली बेसिकली वॉर के बाद और इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत सारे नेशंस में बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए और कॉलोनियलिज्म भी चैलेंज होने लगी। शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर, वॉर के बाद जो ट्रेडिशनल पावर था यूरोप का वो कमज़ोर हो गया और नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर निकल के आने लगे और इससे ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल बैलेंस में भी शिफ्ट होगा, इंटरनेशनल पावर में शिफ्ट होगा और इससे क्या हुआ कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का नेचर भी चेंज हुआ। सीड ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, जो पोस्ट वॉर था वो से बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पाया, तो जो डिससेटिस्फेक्शन था वो जो डिफीटेड नेशन था उनमें कंटिन्यूड रहा और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण नए कॉन्फ्लिक्ट और राइज करने लगे। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए ये सारी सर्कमस्टांसेस कॉज बने। ठीक है, कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न में हम लिख देंगे कि कैसे ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस क्यों इस्टेब्लिश किया गया था और कैसे ये फेल हो गया। ये लिखते हुए आप लिख दोगे और कंक्लूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। What factors were responsible for the formation of United Nation Organization? कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल बने यूएनओ के फॉर्मेशन के लिए। डिस्कस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के बिहाइंड जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो बताना है और अपने मतलब क्या कहते हैं अपॉन इट्स। इससे पहले मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2 पूछूंगी। What event triggered World War I in 1914? ऊपर हमने बहुत बार ये चीज़ पढ़ लिया, अब आपको बताना है व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड वर्ल्ड वॉर 1 इन 1914। ठीक है, चलो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर
6 स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिस्कस द हमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। यूनाइटेड नेशन क्यों बना उसके लिए, और पहले जो मतलब इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी उससे हट के इसका बेसिकली मेन एम क्या था, क्या इम्प्रूव करने का एम था बेसिकली। तो ये देखते हैं, समझते हैं। यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? अक्टूबर 24, 1945 को, फॉलोइंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेंटेन करना और फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करना। यूनाइटेड नेशंस जो लीग ऑफ नेशंस थे उनके फेलियर की लर्निंग्स के बाद फॉर्म किया गया था, उससे सीखते हुए। इसका एम था और ज़्यादा इफेक्टिव और रॉबस्ट इंटरनेशनल काम का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना जो एक्चुअली में वर्क करता हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं हो, ठीक है। की रीजंस क्या थे फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन के लिए? की रीजंस क्या थे? द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मरे। इससे बहुत ही मतलब इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रक्शन बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे हुआ बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वॉर जो था वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ था बेसिकली। पूरे दुनिया भर में जो नेशंस थे वो मतलब उस वॉर के बाद उस वॉर का जो भी पोस्ट इफेक्ट था ना, उससे वो पूरे दुनिया भर के नेशन को समझ में आया कि हमें फ्यूचर में वॉर से बचना है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूएनओ। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में, इफेक्टिव एक्शन लेने में फेल हो गया अग्रेसिव नेशन के अगेंस्ट। इसके वीक स्ट्रक्चर और लिमिटेड पावर के कारण ये वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाया। इसीलिए एक नए पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की नीड फील हुई, नीड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेशंस को रियलाइज़ हुआ कि अगर वो लास्टिंग पीस चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही पॉसिबल है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन स्टैब्लिश हुए कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए, और यूनाइटेड नेशन इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया और ग्लोबल पीस का गार्जियन का पोजीशन इसको दिया गया। नीड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो था वो पोस्ट वॉर ख़त्म होने के बाद जो वॉर का जो इफ़ेक्ट था, वॉर के कारण जो डिस्ट्रॉय सब कुछ हुआ था, उन सबको रिकन्स्ट्रक्ट और रीडेवलप करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी। कलेक्टिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड थे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर डेवलपमेंट जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन का गोल था कि इन सारे एरियाज़ में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना नेशंस के बीच में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन राइट एक बहुत ही बड़ा वॉर एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए, ठीक है। वॉर के टाइम पे ह्यूमन राइट बहुत ज़्यादा वायलेट हुआ था। इसके कारण ग्लोबल कम्युनिटी जो थी वो मतलब प्रेशर डाल रही थी ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूएनओ को मिली, ठीक है, यूएन को मिली। की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के वो देखते हैं। मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, यूएन का काम है कि पूरे मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना के रखना और नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। ताकि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट करना, पीसफुली बातचीत करके उसको कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना, ताकि जो वॉर का सिचुएशन है वो कभी मतलब डेवलप ही ना हो, वॉर का सिचुएशन कम किया जा सके। डेवलपिंग फ्रेंडली नेशन अमंग नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का काम है कि वो कोऑपरेशन और हार्मनी प्रमोट करता है कंट्रीज़ के बीच में, और इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। डैट मीन्स कि सभी जितने भी नेशंस हैं वो इक्वल हैं और सबके बीच में आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। इससे इंटरनेशनल रिलेशन भी स्ट्रेंथन होता है।
प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यूएन जो है वो उसका काम है कि ऐसे प्रोग्राम्स लाना एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के सेक्टर्स में, ताकि क्या कहते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। और इसका बेसिकली मेन काम होता है कि मेंबर्स, जो भी मेंबर नेशन होते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना और उनको साथ लेके आना ग्लोबल इश्यूज़ पे। इससे ग्लोबल डेवलपमेंट भी होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन का काम है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, मेंटेन करके रखना और लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस जैसी आइडिया को प्रमोट करना। इसका एफर्ट जो है वो ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाना है, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज़ करना। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन जो है वो एक फोरम प्रोवाइड करता है मेंबर्स के लिए, जो भी नेशन के मेंबर्स होते हैं, ताकि वो डायलॉग और कोऑपरेशन में इंगेज हो सके। ये इट फैसिलिटेट कलेक्टिव डिसीजन, बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ पे कलेक्टिव डिसीजन ले सके लोग। और इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग और कोऑपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इम्प्रूवमेंट इन द यूनाइटेड नेशन कंपेयर टू द लीग ऑफ नेशन। अब यूनाइटेड नेशन कैसे बेटर है लीग ऑफ नेशन से? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल एग्जिस्ट करते हैं और क्रिटिकल डिसीजंस बनाने का उनके पास राइट है। इससे क्या होता है कि पीस और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी कंसर्निंग मैटर्स होते हैं उस पर इफ़ेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। और लीग ऑफ नेशन में इस तरीके का इतना बढ़िया मैकेनिज़्म नहीं था, ठीक है। ब्रॉड मेंबरशिप, यूनाइटेड नेशन जो है वो मतलब दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ तक फैला हुआ है। इससे क्या है कि इसकी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की जो कैपेसिटी है ये बढ़ जाती है। लेकिन लीग नेशन में ये सब लिमिटेड था, वो बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ और नेशंस तक था। कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, यूनाइटेड नेशन जो है क्या कहते हैं अपने डिसीज़न को डिसीज़न को इन्फोर्स मतलब डिसीज़न को एक्शन में लाने में फुल्ली कैपेबल है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोविज़न्स भी हैं कलेक्टिव, जब भी ज़रूरत पड़े तो कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न्स भी हैं। इससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, बहुत सारी यूएन के अंदर में बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज इस्टेब्लिश हुई हैं हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है, काम है, उसका स्कोप भी बढ़ गया। अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे मैटर्स पे काम कर सकती है अदर दैन जो उसका मेन मोटिव था इस्टेब्लिश करने का। इससे ये सारी चीज़ें लीग ऑफ नेशन में नहीं थी। कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑन जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ तक सीमित नहीं है, ये इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स को भी एड्रेस करता है। इससे इसकी यूटिलिटी और इम्पैक्ट दोनों ही इंक्रीज़ हो जाती है। कंक्लूजन में आप लिख लेना इस यूनाइटेड नेशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था और कैसे ये लीग ऑफ नेशन से अलग अलग बेटर है, वो लिख के आप ख़त्म कर लेना अपना कंक्लूजन, ठीक है। What were the various factors responsible for the rise of fascism in Italy और Nazism in Germany? हमें फैक्टर्स बताने हैं जिनके कारण फैसिज्म जो है वो इटली में इटली में फेसिज्म बढ़ा जिन कारण, और नाजिज्म जर्मनी में बढ़ा किन फैक्टर्स के कारण। ऑथोरिटेरियनिज्म यूरोप में इन यूरोप डिस्क्राइब द फैक्टर। टोटलिटेरियनिज्म का जो राइज यूरोप में क्यों हुआ, किन फैक्टर्स के कारण, वो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली में से फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी और टोटलिटेरियनिज्म इन यूरोप, ये तीनों को हमें बताना है, ठीक है। किन किन कारणों से बढ़ा, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे आंसर अपना। फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन के साथ साथ यूरोप में इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल डिसकंटेंट, ये सारी चीज़ें देखने मिली। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो
जो भी पब्लिक जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसको एड्रेस करने में बहुत सारी डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई थी। इस कंडीशन के बीच में इटली में फैसिज्म निकल के आया और जर्मनी में नाजिज्म निकल के आया। ठीक है, ये इन आइडियोलॉजीज़ ने टोटलिटेरियन को जन्म दिया, टोटलिटेरियन रेजीम को जन्म दिया और यूरोप के पॉलिटिक्स को खूब इन्फ्लुएंस किया। अब फैसिज्म क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। फैसिज्म एक बहुत ही मतलब बेसिकली ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप और स्टेट कंट्रोल के ऊपर बेस्ड होती है। बेसिकली ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट करती है और इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिजेक्ट करती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक राइट पॉलिटिकल, बहुत ही फार राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, और राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होती है, मतलब अपने नेशन के बारे में सिर्फ सोचना, एक्सट्रीम बेसिकली लेवल होना। उसके अलावा डिक्टेटरशिप सपोर्ट करती है ये आइडियोलॉजी, और स्टेट का जो सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल है वो होना चाहिए, उनका मानना है। ठीक है, तो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल ओवर सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। फैसिज्म का मतलब यही होता है। ठीक है, नाजिज्म जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, हिटलर जो था वो मतलब क्या कहते हैं, हिटलर का जो मतलब नाजी पार्टी था ना, उसका जो आइडियोलॉजी है उसको नाजिज्म बोलते हैं। बेसिकली उस आइडियोलॉजी में क्या कहते हैं, वही नेशनलिज्म, एकदम एक्सट्रीम नेशनलिज्म, रेसिज्म, फिर उसके बाद टोटल डिक्टेटरशिप और क्या कहते हैं इन्फीरियर ग्रुप का एलिमिनेशन, इन सब कॉन्सेप्ट पे जो बेस था वो नाजिज्म हो गया। ठीक है, और टोटलिटेरियनिज्म क्या हुआ कि जहाँ पे स्टेट का जो है ना वो कंप्लीट कंट्रोल होता है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट लाइफ में, इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं होता है या फिर कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब हो गया। अब चलो मैंने आपको इन सब तीनों को समझा दिया, अब आगे समझते किन किन फैक्टर्स ने इन सब चीज़ों का कारण बना। इकोनॉमिक फैक्टर पहले समझते हैं। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ गई थी। इंडस्ट्री और ट्रेड जो थे वो बहुत भयंकर तरीके से अफेक्ट हुए थे। प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीमी हो गई थी। तो पब्लिक जो थी वो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रही थी। इससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्या हुआ कि वॉर के बाद बहुत सारे सोल्जर्स और वर्कर थे उनको अनएम्प्लॉयड छोड़ दिया गया। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। इससे क्या हुआ कि फैमिलीज़ की अपनी एंड मीट करना भी, जो ज़रूरतें थे वो पूरी करना भी उनके लिए मुश्किल हो गई। यूथ जो थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। इससे सोशल डिसकंटेंट और डिस्पेयर बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। और जो इनकम और एक्सपेंसेस था, कॉमन पीपल का जो इनकम और एक्सपेंसेस था, उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। दैट मीन्स कि इनकम कम थे और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी वो भी डिक्लाइन हो गई थी। इससे इनसिक्योरिटी, पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बन रही थी। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने और ज़्यादा यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ बहुत भयंकर क्राइसिस से गुजर रही थी और बहुत सारी कंपनीज़ बंद हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बढ़ रहा था और पब्लिक का जो गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो रहा था। ठीक है, डिमांड फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस से परेशान होकर लोग जो थे वो एक कैपेबल लीडर की डिमांड कर रहे थे जो उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। लोग चाह रहे थे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और प्रोमिसेस मेड बाय फैसिस्ट एंड नाजीज लीडर। और ये सारी प्रोमिसेस इस इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे क्या कहते हैं, अभी जो भी क्या कहते हैं पब्लिक का जो डिमांड था वो सारी प्रोमिसेस फैसिस्ट और नाजीज ने बनाई और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आएंगे वो, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया और इससे उनको खूब सारा पब्लिक सपोर्ट मिला। ऑलरेडी इतने इश्यूज़ पब्लिक झेल रही थी, उनको नए गवर्नमेंट की डिमांड थी। इसी टाइम पे फैसिस्ट और नाजी आए, लीडर्स आए और उन्होंने कहा कि हम ये सारी इकोनॉमिक जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आएंगे। इससे उन पर पब्लिक का सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ। अब पॉलिटिकल फैक्टर देखते हैं। वीकनेस ऑफ डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो पब्लिक के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में फेल हो गई थी। गवर्नमेंट जो थे वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमज़ोर हो गया था और इनफेक्टिव था और लोगों को डेमोक्रेसी से भरोसा ही हट रहा था। डिससेटिस्फेक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स, जो ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स थी उसको एक मतलब जर्मनी के लिए ह्यूमिलिएटिंग माना जाता है और पब्लिक के बीच में इसके लिए एक होता है ना कि इसका रिवेंज लेने का जो फीलिंग था वो बढ़ रहा था और जर्मनी जो था वो बहुत भयंकर इकोनॉमिक और टेरिटोरियल लॉस से गुजर रहा था। इसका नेशनल प्राइड भी को भी बहुत चोट पहुंचा था। तो नाजी पार्टी ने इसी पे अपना कैपिटलाइज कर लिया, इसी डिसकंटेंट के बेसिस पे इसी को कैपिटलाइज कर लिया। ठीक है। फियर ऑफ कम्युनिज्म, बहुत सारे यूरोपियन सोसाइटी जो थे वो कम्युनिस्ट आइडिया से डरते थे। ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट और जो वेल्दी क्लास थे वो पर्टिकुलरली डरे हुए थे कि उनकी प्रॉपर्टी और उनका इन्फ्लुएंस मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो ऑथोरिटेरियन पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे फैसिज्म और नाजिज्म और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। वीकनेस ऑफ ऑपोजिंग पार्टीज़, जो और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो एक इफेक्टिव लीडरशिप पब्लिक को दे पाने में फेल हो गई थी और एक होता है ना अपने ही इंटरनल डिस्प्यूट में फंसी रह गई थी, जिससे अपने ही डिस्प्यूट में फंसी रह गई थी, जिससे वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। इससे क्या हुआ कि फैसिस्ट और नाजीज पार्टी का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो गया और पीपल उनको एक होता है ना कि अच्छा ऑल्टरनेटिव की तरह देखने लगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फैसिस्ट और नाजी लीडर थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नेंस का प्रॉमिस किया और उनका बेसिकली उन्होंने कहा कि ऑर्डर और डिसिप्लिन लेकर आएंगे वो। ठीक है। तो पब्लिक है ना इसको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इस तरीके से ने पब्लिक देखा और ग्रेजुअली पावर जो है वो सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हो गया। इससे धीरे धीरे ऑथोरिटेरियन रूल स्टैब्लिश होने लगा। रोल ऑफ नेशनलिज्म एंड लीडरशिप, प्रमोशन ऑफ अग्रेसिव नेशन, फैशिज्म और नाजिज्म जो थे उन्होंने नेशन को हर चीज़ के ऊपर रखा था। ठीक है। नेशन प्राइड और यूनिटी को हर चीज़ के ऊपर रखा था। पैट्रियोटिक सेंटिमेंट जो थे वो पब्लिक के अंदर को और ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा था और नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन का जो आइडिया था वो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था। इससे क्या हुआ कि इन आइडियोलॉजीज़ को खूब पॉपुलैरिटी मिली। सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, वॉर के बाद नेशनल ऑनर जो था वो बहुत सारी कंट्रीज़ का हार्म हुआ था। तो ये सेंटिमेंट जो जर्मनी में बहुत पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो पब्लिक का डिज़ायर था कि वो अपनी कंट्री का जो लॉस्ट प्राइड है उसको रीइस्टेब्लिश करना। तो लीडर जो थे वो इन सेंटिमेंट्स का खूब फ़ायदा उठाए और खूब सपोर्ट उन्हें मिला इस कारण से। अब मसोलिनीज़ लीडरशिप देखते हैं। मसोलिनी ने प्रॉमिस किया था कि इटली में ऑर्डर और स्ट्रेंथ लेके आएगा और अपने आप को एक पावरफुल लीडर की तरह दिखाया। लेकिन अंडर हिज लीडरशिप जो फैसिस्ट मूवमेंट था वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और वो नेशनल प्राइड को रीस्टोर करेगा। उसने खूब इसके लिए इसने बोला, इससे उसको खूब पब्लिक सपोर्ट मिला था। बेसिकली हिटलर प्रॉमिस कर रहा था कि वो जर्मनी को वापस से पावरफुल बनाएगा, जिससे उसका जो स्पीचेस था वो पब्लिक खूब इन्फ्लुएंस किया और उसने लोगों को अश्योर किया कि क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेगा और इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म करके दिखाएगा। तो इससे एक ही फॉस्टर्ड ए नेशनल प्राइड और नाजी पार्टी धीमे धीमे और ज़्यादा बहुत पॉपुलर हो गई। इम्पैक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, फैसिस्ट और नाजी पार्टी जो थी वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा फैला रही थी। वो क्या कहते हैं अपने आइडियाज़ को न्यूज़पेपर, पब्लिक मीटिंग्स और अदर मीडियाज़ के थ्रू लोगों के दिमाग में डालती थी और पब्लिक को मोबिलाइज कर दी थी और खूब इन्फ्लुएंस कर दी थी ताकि ऑपोजिंग व्यू को वो बहुत अच्छे से सप्रेस कर सके। इससे क्या हुआ था कि उनका मास बेस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। कंक्लूज़न में आप लिख देना इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अग्रेसिव, इन सब चीज़ों ने कैसे अफेक्ट किया। ठीक है, करके आप कंक्लूज़न लिख देना। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 किन किन कारणों से हुआ था वो फैक्टर हमें डिस्कस करना है और इफेक्ट का ग्रेट डिप्रेशन 1929 का इफेक्ट बताना है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 जो था वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू हुआ था लेकिन पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे अफेक्ट किया। ये जो क्राइसिस था उसने इंडस्ट्रीज, ट्रेड, एग्रीकल्चर इन सब को बहुत ही भयंकर तरीके से फाइनेंशियली अफेक्ट किया था और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। इसका कारण, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए थे कि
ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन में बहुत ही भयंकर चेंजेस हुए थे इसके बाद। मेजर कॉजेज़ क्या थे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के? प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैड लेड टू अ मैसिव इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भयंकर हो रहा था, इससे प्रोडक्शन ऑफ जो गुड्स का प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज़ हो गया था। तो वॉल्यूम जो था डिमांड से, मतलब सप्लाई जो था वो ज़्यादा था डिमांड से। तो जो प्रोड्यूस गुड्स थे वो क्या कहते हैं सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में नहीं बिक रहे थे, इससे इंडस्ट्रीज़ का लॉस हो रहा था और इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। स्पेकुलेशन इन द स्टॉक मार्केट, 1920s के टाइम पे लोग जो थे वो स्टॉक्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे और बोरोड मनी यूज़ कर करके, तो स्टॉक प्राइसेस जो था वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये सिचुएशन बहुत अनसस्टेनेबल था और मार्केट कोलैप्स हो गया इवेंचुअली। वीकनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंक जो था वो क्या कहते हैं बिना सिक्योरिटी के पैसा दिए जा रहा था और जब बोरोवर क्या कहते हैं लोन कम चुका नहीं पा रहे, तो बहुत सारे बोरोवर लोन नहीं चुका पाए, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक क्राइसिस फेस करेगा और बहुत सारा बैंक शट डाउन भी हो गया और बहुत सारे लोग अपनी सेविंग्स खो बैठे, इससे इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा गहरा गया। प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर, फार्मर जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो प्राइस था ना वो क्या कहते हैं मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस तो कर रहे थे, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट का जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था ना उसका जो प्राइसेस था ना वो गिरे जा रहा था। मतलब प्रोड्यूस तो कर रहे थे, प्रोडक्ट तो था, बट उसका प्राइस गिरे जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। अब चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस गिराना पड़ेगा ताकि सेल ज़्यादा हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स का इनकम गिर गया और इनको वो अपना लोन चुकाने में फेल हो गए। तो रूरल इकोनॉमी भी इससे कमज़ोर हुई और पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट हुआ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई थी। अमेरिका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो अदर नेशन को इसीलिए हिट किया, इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े, इससे क्राइसिस जो थी ग्लोबली फैल गई। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे। कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बंद हो गई ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। प्रोडक्शन बहुत भयानक तरीके से गिरा और कंपनीज बहुत बड़ा लॉसेस फेस की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टॉल्ड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वीकेंड। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज क्लोज हो रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, हाउस होल्ड इनकम भी इफेक्ट हुआ, पॉवर्टी इस कारण से बढ़ गई और सोशल डिसकंटेंट भी लोगों में बढ़ गया। बैंकिंग क्राइसिस, बहुत सारे बैंक कोलैप्स कर गए, लोगों की सेविंग भी गायब हो गई पूरी की पूरी, तो पब्लिक का जो फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो गया। ऑब्टेनिंग क्रेडिट बिकेम डिफ़िकल्ट, क्रेडिट लेना मुश्किल हो गया और इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो गया। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक रिकवरी का जो पेस था, जो स्पीड था, वो भी स्लो डाउन हो गया। डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रेट डिप्रेशन के कारण नेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, तो ट्रेड एक्टिविटीज़ भी कम हो गई, इससे मैसिव ड्रॉप हो गया ग्लोबल ट्रेड में और जो बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत सीवियरली अफेक्ट हुई, इससे इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा गहरा गया। एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्राइसिस, एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस थे वो उनके जो प्राइसेस थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के जो प्राइसेस थे वो गिर गए और फार्मर्स का जो इनकम था वो भी गिरने लगा और पॉवर्टी रूरल एरियाज़ में भी बढ़ने लगा, तो जो डेब्ट का जो बर्डन था वो इंक्रीज़ होने लगा और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक क्राइसिस में रहा। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स ने अफेक्ट किया, ये सब इम्पैक्ट देखने मिला हमें ग्रेट डिप्रेशन का। अब पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट देखते ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। राइज ऑफ अथॉरिटेरियन फोर्सेस, डिसइल्यूजन बाय द मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से घबरा के जो पब्लिक था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नेंस में उसका फेथ कम हो गया और वो लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ढूंढने लगे। तो अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज़ को उस टाइम खूब सपोर्ट मिला बहुत सारी कंट्रीज़ में और फैसिज्म एंड नाजिज्म स्ट्रेंथन हुआ।
बहुत सारे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए, इंक्रीज इन सोशल इनसिक्योरिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो था वो लोगों की ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना लिया। बहुत सारी फैमिलीज़ बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रही थी, तो सोशल टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया और क्राइम और डिसकंटेंट लोगों में बढ़ गया। इससे एटमॉस्फेयर और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, सोसाइटी बहुत अनस्टेबल हो गई। इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट जो है वो नई पॉलिसीज़ अडेप्ट की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करे गए। तो स्टेट का जो रोल था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो बढ़ गया। इससे जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ और इकोनॉमिक प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ लेबर मूवमेंट, वर्कर्स ने क्या कहते हैं, वर्कर्स बहुत सारी हार्डशिप फेस कर रहे थे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, तो बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड इंटेंसिफाई हो गई थी। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रही थी ताकि वर्कर्स राइट के अराउंड जो है ना अवेयरनेस वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, और उनके राइट्स उनको मिल सके। बैकड्रॉप टू वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन जो है डिस्टेबलाइज्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्टेबलाइज हो गई, अनस्टेबल हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो नेशनलिज्म और एक्सपेंशनिज्म जैसी भावनाओं को और ज़्यादा फ्यूल की तरह काम किया। इससे जो रेडिकल पॉलिटिकल फोर्सेस है बहुत सारी कंट्रीज़ में और ज़्यादा तगड़ी हो गई और टेंशन जो है वो नेशंस के बीच में बढ़ने लगा। ये सिचुएशन जो था वो वन ऑफ द कॉज बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। कंक्लूज़न में आप लिख देना किन कारणों के कारण हुआ था और कैसे अफेक्ट किया करके आप अपना कंक्लूज़न ख़त्म कर देना। अब देखते हैं व्हाट वेर द वेरियस कॉजेज़ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेज समझते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 टू 1945 के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का। बहुत सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व थे और बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। जो वॉर था वो किस चीज़ का रिजल्ट था? पॉलिटिकल, इकोनॉमी और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण हुआ था। इसका कॉन्सिक्वेंस इसने बहुत भयंकर तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट किया। मेजर कॉजेज़ क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के? हार्श टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो हार्श कंडीशंस जर्मनी पे इम्पोज हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसके कारण बहुत ज़्यादा जर्मनी को बहुत क्या कहते हैं इंसल्ट फेस करना पड़ा था और टेरिटोरियल लॉस झेलना पड़ा था, इकोनॉमिक लॉस भी फेस करना पड़ा था। तो एक होता है ना जर्मन पीपल के अंदर एक रिजेंटमेंट की भावना और जो उन्होंने ह्यूमिलिएशन फील की थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे वो उसको मोमेंटम मिली। इससे क्या हुआ कि ये वन ऑफ द रीज़न बना वॉर का। राइज ऑफ नाजिज़म एंड फैसिज़म, जर्मनी में नाजिज़म और फैसिज़म, जर्मनी और इटली में, इन जर्मनी नाजिज़म एंड फैसिज़म, इन इटली धीरे धीरे डेवलप हुआ आइडियोलॉजीज़, और ये आइडियोलॉजीज़ ने अग्रेसिव नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म को प्रमोट किया। और जो डिक्टेटोरियल लीडर थे उन्होंने एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसीज़ अपनाई। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई और वर्ल्ड पीस पे थ्रेट की तरह निकल के आई। ठीक है, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन जो थे वो भी क्या कहते हैं अग्रेसिव नेशन को रोकने में फेल हो गए थे और इफ़ेक्टिव एक्शन लेने में भी फेल हो गए थे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ इसके डिसीज़न को सीरियसली नहीं लेती थी। तो इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल ऑर्डर कमज़ोर हो गया और वॉर की चांसेस इंक्रीज़ हो गए। जर्मनीज़ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, हिटलर एक पॉलिसी अडॉप्ट किया टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जर्मनी के लिए। इसका अटेम्प्ट था कि सीज़ कंट्रोल ऑफ सेवरल रीजन्स, जो आसपास के रीजन्स थे उनको सीज़ करना, अपने अंदर लाना। तो इनिशियली जो क्या कहते हैं बहुत सारे नेशंस जो थे उसको इफेक्टिवली अपोज नहीं कर पाए और जर्मनी का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा इस कारण से। तो ये भी एक सिचुएशन का कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ग्रेट डिप्रेशन जो था वो बहुत सारी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बना। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पब्लिक जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे से उनका भरोसा ख़त्म हो गया था और
रेडिकल नेशनलिस्ट की जो भावना थी उसको सपोर्ट मिलने लगी। तो ये वॉर के लिए फ्यूल की तरह ये भी काम आया। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। डिफीट ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। वॉर के एट द एंड ऑफ द वॉर जो एक्सेस ऑफ पावर थे उसने डिफीट फेस किया। जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ, इटली और जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई और उनका जो डिक्टेटोरियल रिजीम था वो कोलैप्स कर गया और नए पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश होने लगे। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में मेजर शिफ्ट देखने को मिला। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो था वो 1945 में इस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के भावना के साथ। ठीक है, इसका गोल था वो फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करना और नेशंस के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना और पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो उसमें पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके, ये सब इसकी कोशिश थी। तो ये एक क्रूशियल फाउंडेशन बना मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर का। राइज ऑफ टू सुपर पावर। वॉर के बाद जो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन वर्ल्ड लीडिंग पावर्स निकल के और आइडियोलॉजिकल राइवलरी दोनों के बीच में चलने लगी। तो वर्ल्ड जो था वो डिवाइड हो गया दो ब्लॉक्स के बीच में और न्यू फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज हुआ और प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस, इससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। वॉर के बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था वो एशिया और अफ्रीका में खूब मोमेंटम पकड़ लिया, स्पीड पकड़ लिया। यूरोपियन पावर जो थी वो कमज़ोर हो गई थी और बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गई। जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया और पॉलिटिकल मैप, पूरे दुनिया का पॉलिटिकल मैप चेंज हो गया। ऑनसेट ऑफ द कोल्ड वॉर। क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो था वो इंटेंसिफाई हो गया था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही नेशन अपने स्फेयर को एक्सपेंड करना चाहती थी, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती थी। तो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है वो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक राइवलरी रिप्लेस डायरेक्ट वॉरफेयर। डायरेक्ट वॉरफेयर में इन्वॉल्व होने की जगह पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक राइवलरी में इंडल्ज होने लगे और इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। इससे क्या हुआ कि ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत डिकेड्स तक इन्फ्लुएंस्ड हुआ। इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखते वर्ल्ड वॉर 2 का। मैसिव लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। उसके साथ साथ बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे सिविलियंस भी अफेक्ट हुए, बहुत सारी फैमिली ख़त्म हो गई और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर था ये ह्यूमन हिस्ट्री का। इकोनॉमिक डिवास्टेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो थी वो भी सीवियरली अफेक्ट हुई थी वॉर के कारण। इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड बहुत भयंकर तरीके से डैमेज हो गए थे। क्या कहते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए थी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस और क्या कहते हैं फेस कर रही थी, जिसके कारण डेवलपमेंट का जो स्पीड था वो धीमा पड़ गया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई थी वॉर के टाइम पे। तो प्रोग्रेस वाज मेड इन द कम्युनिकेशन, मेडिसिन और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इन सब फील्ड्स में प्रोग्रेस हुआ। न्यूक्लियर पावर जो थी वो भी इस पीरियड में यूटिलाइज़ किया गया और साइंटिफिक रिसर्च को खूब सारी साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट मिला और ये वॉर के बाद भी इन एडवांसमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिला। सोशल चेंजेस, बहुत सारे विमेन के रोल्स में, वर्किंग क्लास के रोल्स में चेंजेस आए। विमेंस का बहुत सारे सेक्टर्स में योगदान रहा वॉर के टाइम पे और इक्वालिटी और राइट्स के लिए मतलब डिमांड जो थी वो सोसाइटी में बढ़ने लगी और सोशल कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व हुआ लोगों का। इससे बहुत सारे इन चीज़ों के कारण बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए। अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो वॉर का जो हॉरिफिक इवेंट था वो ह्यूमन राइट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करा। ग्लोबल कम्युनिटी ने ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब सबने एम्फेसाइज़ किया और बहुत सारे इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और अग्रीमेंट्स अडॉप्ट किए गए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स प्रायोरिटी बन गया। ये क्रूशियल फाउंडेशन बना मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्डर का। कंक्लूजन में आप लिख लेना क्या अफेक्ट किया, क्या क्या उसमें अपने चेंजेस देखे, ये करके आप कंक्लूजन लिख लेना। मैं आपसे गिव अवे का फाइनल क्वेश्चन पूछूंगी, लास्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। Who became Germany's chancellor in 1933? Who became Germany's chancellor in 1933? इसका आंसर आप नीचे कमेंट में लिख देना। राइट ब्रीफ नोट ऑन स्पेनिश सिविल वॉर, बाल्कन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO, बाल्कन नेशनलिज्म, स्पेनिश सिविल वॉर पे एक ब्रीफ नोट लिखना है, लिखते हैं।
स्पेनिश सिविल वॉर देखते हैं। ये क्या कब हुआ था? 1936 टू 1939 के बीच में लड़ा गया था, और ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। और इसको कौन, जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको इसको लीड कर रहे थे। प्राइमरी कॉज वॉर का था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इश्यूज और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। जर्मनी और इटली जो था वो नेशनलिस्ट मतलब सपोर्ट कर रहा था नेशनलिस्ट को, वहीं पे सोवियत यूनियन रिपब्लिकन साइड को सपोर्ट कर रहा था। अल्टीमेटली फ्रांको जीत गए और एक अथॉरिटेरियन रिजीम स्टैब्लिश हुआ स्पेन में। ये क्या कहते हैं, इस कंसिडर द प्रिकर्सर, शुरुआत ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बाल्कन्स नेशनलिज्म, बाल्कन रीजन जो था वो सिग्निफिकेंट पार्ट था यूरोप का। ऊपर मैंने बता दिया कौन कौन से कंट्रीज़ आती थी इसके अंदर। डाइवर्स एथनिक एंड नेशनल ग्रुप इसके अंदर रहती थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है यहाँ पे शुरू हुआ 19th और 20th, एंड ऑफ 19th और स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरीज़ के टाइम पे। बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थे वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टैब्लिश करना चाहती थी। इसके कारण परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा उस एरिया में, और टेंशन 1914 में जो क्या कहते हैं, फ्रांस फेर्डिनांड का जो असैसिनेशन किया था, ऑस्ट्रिया के इनका जो असैसिनेशन हुआ था, सर्बिया ने किया था, तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हो गया। और इस रीज़न के कारण, फॉर दिस रीजन, तो बाल्कन रीजन वॉज नोन एज द पावर कैच ऑफ यूरोप। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1919 में इस्टेब्लिश हुई। इसका एम था बेसिकली वर्कर्स के राइट को प्रमोट करना और उनके लिए बेटर कंडीशन स्टैब्लिश करना। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती थी सोशल जस्टिस और वर्कर वेलफेयर को। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंक्लूड एंश्योरिंग फेयर वेजेस, सेफ वर्क प्लेसेस और वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट करना। 1946 में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया यूनाइटेड नेशन का, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर रिलेटेड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में। एंड स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड एंड स्ट्राइव्स टू स्ट्राइक का, इसका मतलब वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। ठीक है। यहीं पे हमारा इस सब्जेक्ट का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं वो ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज़ करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय and all the best for your exam.